जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ये बिहार दरोगा देख रहे होंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका फुल मॉक टेस्ट है, यानी कि टोटल इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा। और याद रखिए फ्रेंड्स, मैं इसको पूरा डिस्कशन यानी कि फुल डिस्क्रिप्शन के साथ यानी कि डिस्कशन के साथ मैं आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और देखिए टेस्ट नंबर 2 है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये टेस्ट नंबर 2 है। ये आपको पिछले वीक में आपको ये अपलोड किया गया था और इसको हम फ्रेंड्स आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे होंगे तो ऐसे इससे पहले मैंने एक सेट अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके उसको जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को होमवर्क सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से होमवर्क सीरीज जो चलाया जाता है, उसको मंडे टू फ्राइडे हम लोग फ्रेंड्स उसको कंटिन्यू करते हैं, तो उसे आप जरूर देखिएगा। सैटरडे को यानी कि इसको कल मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया था और संडे को ये फुल मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। और परीक्षा मंथन का भी करंट अफेयर्स आप लोग के लिए अपलोड किया जाता है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे, तो एक बार जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स इसका पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, इससे ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि धूपगढ़ी की चोटी अवस्थित है। देखिए धूपगढ़ी की चोटी कहाँ अवस्थित है? ये सतपुड़ा की पहाड़ी में अवस्थित है। धूपगढ़ी की चोटी ये सतपुड़ा की पहाड़ी में अवस्थित है। और याद रखिएगा, सतपुड़ा की पहाड़ी जो है ना, ये कहाँ पे है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी आपके मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं धूपगढ़ी चोटी की, तो याद रखिएगा ये सतपुड़ा पहाड़ी में, मतलब सतपुड़ा पहाड़ी की धूपगढ़ी चोटी है और ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन आएगा कि बताइएगा कि जो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई याद रखिए, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई क्या है? तो 1350 मीटर है। चलिए ऑप्शन में आपका अरावली पहाड़ी, सुनिएगा अरावली पहाड़ी, ये आपके अरावली पहाड़ी कहाँ है? तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में क्या है फ्रेंड्स कि अरावली पहाड़ी आपका कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना, अरावली राजस्थान में स्थित है। और याद रखिएगा, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं क्या कि अरावली की, तो याद रखिएगा ये माउंट आबू पर स्थित है। याद रखिए अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन है? उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका नाम है गुरु शिखर। और याद रखिएगा ये गुरु शिखर जो है ना, ये माउंट आबू चोटी पर स्थित है। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक और यहाँ पे आपका है फ्रेंड्स, देखिएगा कि मैकाल पठार, सुनिएगा मैकाल पठार जो है ना आपके छत्तीसगढ़ में, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। और मैकाल पठार के सबसे, मैकाल जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अमरकंटक। इसकी ऊंची चोटी कौन है? तो अमरकंटक है। अमरकंटक इसकी क्या है फ्रेंड्स? ऊंची चोटी है अमरकंटक। और अमरकंटक की ऊंचाई है 1036 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इतना आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग राइटिंग के लिए बोलते हैं, मैं आप लोग के लिए कोशिश करता हूँ, एक पैड आता है जो लिखने वाला होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं लगभग 6000 या 7000 का देता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसको मैं परचेज करूं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए और जैसा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं उसको जरूर मैं एक दो मतलब इसको मैं परचेज करने वाला हूं। अप्रॉक्स 6 to 7 के इसका प्राइस है। तो मैं आप लोग के लिए राइटिंग के लिए मैं क्या करूँगा, इसको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो देखिएगा विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन है? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन में नर्मदा नदी है। और याद रखिएगा एक आपका ताप्ती नदी भी है, ताप्ती नदी। ये विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम बात करते हैं ना, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, ये ना ज्वारनदमुख बनाती है। ठीक है ना, निर्माण करते हैं, ज्वारनदमुख की निर्माण कौन करती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी करती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा ये नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में न गिरकर ये अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। अरब, ये बंगाल की खाड़ी में न गिरकर कहाँ गिरती है? तो अरब सागर की खाड़ी में जाके, अरब सागर की खाड़ी में जाके यह गिरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में नहीं है? देखिए कौन सा जलप्रपात आपके राजस्थान में नहीं है? तो सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं क्या, इसका नाम है यन्ना। यन्ना जो जलप्रपात है, ये चिन्ना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यन्ना, ये रखिएगा यन्ना। यन्ना जलप्रपात जो है ना, ये आपके राजस्थान में स्थित नहीं है, बल्कि यन्ना जलप्रपात आपके कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पे चूलिया, एक है चूलिया जलप्रपात जो आपके चंबल नदी पे, चूलिया कहाँ है? तो चंबल नदी पे, यानी कि चूलिया हो गया, पुनासा हो गया और आपका बिहार हो गया। ये राजस्थान में है, चूलिया भी राजस्थान में है, पुनासा भी राजस्थान में है और बिहार भी राजस्थान में है। और ये तीनों जो है चंबल नदी पे है। लेकिन याद रखिएगा चिन्ना जो है, चिन्ना ये आपके मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। चिन्ना कहाँ है? यन्ना कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, देखिएगा कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो देखिए भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है ना, वो आपकी 125 सेंटीमीटर होती है। और पटना में कितना होता है? तो पटना में होता है 105 सेंटीमीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा।
5 नंबर है कि गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ना वो आपके जूट के लिए फेमस है, जूट। और याद रखें जूट के साथ साथ याद रखें जिसको पटसन कहते हैं, और चावल, जूट और चावल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। जूट और जिसको पटसन कहते हैं, जूट पटसन के लिए और चावल के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि अपातानी सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रचलित है। देखिए अपातानी सिंचाई प्रणाली जो है ना ये आपके जो प्रसिद्ध है वो अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखिएगा अपातानी जनजाति द्वारा चावल की खेती और मछली पालन के लिए किया जाता है। अपातानी सिंचाई चावल की खेती और इसके लिए किया जाता है। अगला आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। अब देखिए इसमें से असत्य ढूंढा जा रहा है। देखिए पहला आपका कि बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि तुलबुल परियोजना, ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी है, ये भी आपका सही है। अलमट्टी परियोजना ये कावेरी नदी पे नहीं है। याद रखिएगा अलमट्टी जो बांध परियोजना जो है ना वो कृष्णा नदी पे है। याद रखिएगा ये कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पे है, और याद रखिए कर्नाटक में, ठीक है ना। और देखिए चंबल परियोजना चंबल नदी पे, ये आपका सही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कुछ परियोजना में यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि तुलबुल परियोजना ये आपके झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तुलबुल परियोजना अगर हम बात करते हैं क्या, अगर ये झेलम नदी पे है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर पे, याद रखिए कहाँ पे है, तो जम्मू और कश्मीर में, JNK। देखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। एक और याद रखिएगा ये चंबल परियोजना जो है ना चंबल नदी पे है, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में स्थित है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कि अलमट्टी जो परियोजना है वो कावेरी नदी नहीं होगा, ये होगा कृष्णा नदी कर्नाटक में स्थित है। 8 नंबर की राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है। देखिए संघ एवं मतलब राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों दोनों में सर्वाधिक सड़क घनत्व जो है ना वो केंद्र शासित यानी कि दिल्ली में याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। और क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन दूसरा है कि राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है, तो केरल में है। राज्यों में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है, केरल में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आए कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ है, तो दिल्ली में। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में से कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मध्य प्रदेश का बालाघाट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखिए मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है ना वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए, ठीक है ना। और देखिए मध्य प्रदेश में स्थित ना बालाघाट हो गया, उसके बाद छिंदवाड़ा हो गया, उसके बाद जाबुआ हो गया, झाबुआ, इसको क्या बोलते हैं, झाबुआ, याद रखिएगा ये हो जाएगा झाबुआ हो गया, ठीक है ना। जबलपुर हो गया, देवास हो गया और निमाड़ हो गया, ये सभी मैग्नीज के लिए फेमस है, मैग्नीज के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक और देखिएगा फ्रेंड्स, एक और यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्या कि ओडिशा में स्थित ना, याद रखिएगा कि ओडिशा में स्थित ना, एक और याद रखिए ओडिशा में क्या है, सुंदरगढ़, सुनिएगा ओडिशा में स्थित सुंदरगढ़ उड़ीसा में स्थित सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी, ये जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए क्षेत्र फेमस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है। देखिए भूतापीय ऊर्जा कौन क्षेत्र नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन नहीं है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है आपके भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ना कि ये आपका दामोदर घाटी क्षेत्र है, पश्चिमी तट है और पूर्व घाटी है, लेकिन याद रखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ना, कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये आपकी याद रखिए भूतापीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन आएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र कौन है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा कौन, तो यही कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश जो है ना वो आपका दिल्ली न्यूनतम है, याद रखिएगा न्यूनतम है, यानी ये क्वेश्चन आएगा कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो याद रखिए दिल्ली है। उसके बाद चंडीगढ़ है, दिल्ली के बाद क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ पे ये जो शिशु लिंगानुपात है वो कितना है, तो 880 है। दिल्ली में कितना है, तो दिल्ली में याद रखिएगा 800, दिल्ली में जो है आपके फ्रेंड्स कितना है, तो 871 है। उसका सबसे ज़्यादा क्या है, दमन एवं द्वीप में जो सबसे न्यूनतम जो सबसे अधिक से शिशु लिंगानुपात है वो दमन एवं द्वीप में कितना है, तो 904 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि
अलांग सोसिया क्या है? देखिए अलांग सोसिया क्या है, तो अलांग सोसिया जहाज पुनरात्मक कारखाना है, याद रखिएगा। जहाज पुनरात्मक क्या है, तो ये कारखाना है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरात्मक कारखाना कौन है, तो यही है ये अलांग सोसिया। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरात्मक कारखाना है जो फरवरी 1983 में, सुनिएगा, फरवरी 1983 में शुरू किया गया था, गुजरात में अवस्थित है। ये जो अलांग सोसिया जो है कहाँ पे है, तो गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि वियतनाम की राजधानी क्या है? देखिए वियतनाम की जो राजधानी है ना वो आपका हनोई है, हनोई। और याद रखिएगा वियतनाम की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो ये हनोई है। और वहाँ का जो करेंसी है वो डांग है, डांग करेंसी क्या है, तो डांग है वियतनाम का। अब देखिए कुछ राजधानी जिसमें कि नोपेहेन, याद रखिए नोपेहेन जो है ना कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया। कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो कंबोडिया की राजधानी क्या है आपका, तो नोम पेहेन कंबोडिया की राजधानी है। ये देखिए वियंतियान, तो याद रखिए वियतनाम, ये वियंतियान की बात करते हैं ना तो लाओस की राजधानी है, लाओस। लाओस की राजधानी क्या है, तो लाओस की राजधानी है वियंतियान। ठीक है ना। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे आपका बेरूत है, बेरूत। तो सुनिएगा लेबनान, लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी क्या है, तो बेरूत है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या है? देखिए तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी है इस्गाबाद, याद रखिएगा, इसको लिखिएगा इश्गाबाद। इश्गाबात जो है वो आपके तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और इसकी करेंसी का नाम है, याद रखिएगा, सोमोनी। सोमोनी, सोमोनी क्या है, इसकी करेंसी का नाम है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, देखिएगा कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है किसे? तो याद रखिएगा लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं भूटान को। याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो भूटान को कहते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो आपका है ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आपका मनात है। सॉरी यहाँ पे सोमोनी बोल दिए थे, गलत हो जाएगा। देखिए तुर्कमेनिस्तान की क्या है मुद्रा, तो मनात है, याद रखिएगा। ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, तो इसका बाद है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं किसे, तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या अगर हम बात करते हैं क्या कि लैंड ऑफ इसकी अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू है। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू भूटान की राजधानी है। और याद रखिएगा ये जो भूटान है ना ये एशिया महादेश का देश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार में अवस्थित नहीं है, तो देखिएगा अंग है, मगध है, वज्जी है, मल नहीं है। मल की राजधानी ना आपका, याद रखिएगा कि मल की राजधानी ना कुशीनगर है, कुशीनगर। मल की राजधानी क्या है, तो कुशीनगर है, जहाँ पे यहीं पे बौद्ध धर्म की मतलब बौद्ध भगवान जो थे उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, देखिए अंग की राजधानी क्या है, चंपा, इसको लिखिएगा। मगध का क्या है, राजगढ़ी है। वज्जी का क्या है, वैशाली है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, देखिएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। देखिए अगर बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, याद रखिए कहाँ पे, तो नेपाल के कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव में हुआ था। ठीक है ना, और याद रखिएगा इनकी मृत्यु जो हुई थी ना बौद्ध धर्म की 80 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि जब इनकी मृत्यु हुई थी ना तो उसको हम लोग महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जब मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। देखिए आर्यभट्ट जो थे ना, आर्यभट्ट वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और याद रखिएगा आर्यभट्ट जो थे ना, आर्यभट्ट ये क्या थे, तो आर्यभट्ट जो थे वो भारतीय गणित और भारतीय खगोल विज्ञानी थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आर्यभट्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको कुछ दिख रहा होगा, पुष्यमित्र शुंग, तो याद रखिएगा पतंजलि जो थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन आता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अब देखिए यहाँ पे कनिष्क लिखा हुआ है, तो कनिष्क से भी ध्यान रखिएगा। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र, सुनिएगा अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। और क्या फ्रेंड्स बताया, चौथा नंबर चरक, यानी कि अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, तो अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। फ्रेंड्स आप लोग अपने मन में सोचिए कि एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे, तो आप लोग आंसर सोच ही लिए होंगे। तो देखिए इसका आंसर ना आप गलत सोचे होंगे, हरिसेन नहीं होगा, याद रखिए हरिसेन एहोल प्रशस्ति के रचनाकार हरिसेन नहीं है बल्कि रविकृति है। ठीक है, देखिएगा एहोल अभिलेख जो थे ना
अगर बात करते हैं एहोल अभिलेख, तो ये चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है ना। ये जो एहोल प्रशस्ति अभिलेख है वो रवि कृति ने इसकी रचना की थी, लेकिन किस राजवंश से है, तो याद रखिएगा चालुक्य राजवंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो यही रवि कृति थे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे, तो रवि कृति थे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हरिसेन से आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए ये हरिसेन जो थे ना वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और याद रखिएगा हरिसेन जो है ना प्रयाग प्रशस्ति, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, लेकिन एहोल प्रशस्ति की रचना रवि कृति ने की थी, ठीक है। ये ध्यान रखिए, प्रयाग प्रशस्ति बोलिए या इसको बोलते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो याद रखिए हरिसेन ने की थी, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर की, कैलाश मंदिर यानी कि एलोरा निर्मित है। देखिए कैलाश मंदिर जो एलोरा निर्मित है ना, ये बेसर शैली में निर्मित है, बेसर शैली। देखिए बेसर शैली पता क्या होता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली और नागर शैली के मिश्रण को क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं, ठीक है, बेसर शैली कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए और याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक अगर हम बात करते हैं ना कि होयसल राष्ट्रकूट काल के ना, राष्ट्रकूट काल के एहोल मंदिर, कैलाश मंदिर, ये बेसर शैली में निर्मित है, ध्यान रखिएगा। बेसर शैली में आपको कौन कौन है, तो होयसल मंदिर, एक आपका होयसल मंदिर, क्वेश्चन आता है कि होयसल मंदिर जो है वो किस में निर्मित है, तो याद रखिएगा ये भी बेसर शैली में निर्मित है। राष्ट्रकूट काल के एहोल मंदिर भी किस में है, तो बेसर शैली में निर्मित है। और कैलाश मंदिर भी कहा है, तो बेसर शैली में निर्मित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि बलबन की रक्त और लौह नीति को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, तो इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है लौह एवं रक्त को त्यागने वाला पहला मध्यकालीन शासक था। और याद रखिएगा कि यही जलालुद्दीन में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, अहस्तक्षेप, जलालुद्दीन ने क्या अपनाया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्या कि बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था। देखिए ये जो हुआ था ना, ये आपके हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां यानी कि बुंदेला राजपूत का विद्रोह जो हुआ था यह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। और याद रखिएगा शाहजहां का अगर हम शासनकाल की बात करें ना, तो 1628 से लेकर 1658 तक इसका ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसमें ना कुछ विद्रोह हुए थे, जैसे में हो गया बुंदेलो राजपूता का विद्रोह, खान ए जहां लोदी का विद्रोह, पुर्तगालियों का विद्रोह और सिख विद्रोह हुआ था मुगल बादशाह शाहजहां के शासन काल में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ना, इसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इसको सुनिएगा 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और याद रखिएगा तीनों गोलमेज सम्मेलन ना ये लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनका संबंध ये ऑप्शन नंबर डी से नहीं है। देखिए चटगांव शस्त्रागार पर हमला जो हुआ था ये हुआ था 1930 में और सूर्य सेन के द्वारा हुआ था। चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था 1930 में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था और ये सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। सारधा अधिनियम का क्रियान्वयन जो हुआ था 1900 ये भी हुआ था 1 अप्रैल 1930 को, ये भी लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। कांग्रेस में सर्वदलीय सम्मेलन ये भी हुआ था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ये नहीं हुआ था। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब तक ये वायसराय थे, तो 1926, लिखिएगा 1926 से लेके 1931 तक थे, ध्यान रखिएगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये हुआ था सितंबर में, इनका उससे पहले इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये नहीं हुआ था। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था किसके साथ, मतलब किसके समय, वायसराय के समय, याद रखिए लॉर्ड वेलिंगटन, ये इसको लिखिए लॉर्ड लॉर्ड वेलिंगटन के समय क्या हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अगला 24 नंबर की राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था वो मजहर उल हक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और याद रखिएगा मजहर उल हक ये मतलब कि ये जो थे ना इसके ना नेता थे, राष्ट्रवादी मतलब कि अहरार आंदोलन में मजहर हक का प्रारंभ किया था। इन्होंने क्या किया था, मजहर उल हक ने क्या किया था, इसको प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे, याद रखिए कौन कौन थे, हकीम अजमल खां भी थे, हकीम अजमल खां भी इसके नेता थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हकीम मोहम्मद अली भी इसके क्या थे, नेता थे, मोहम्मद अली भी क्या थे, इसके नेता थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा अहरार आंदोलन के संस्थापक ना मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद अली थे। क्वेश्चन आएगा सुनिएगा कि अहरार आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो मौलाना, सुनिएगा मौलाना मोहम्मद अली थे, मौलाना मोहम्मद क्या थे, अली थे।
अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर की 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो की थे वो किसने किए थे? तो ये किए थे अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी और यह बैठक भारत के छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। ये जो बैठक हुआ था ना 1942 में, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, ठीक है ना। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था भारत छोड़ो का नारा। तो क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। और देखिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 8 अगस्त, या आप कहीं कहीं आपको 9 अगस्त भी दिखता है, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त मतलब कि 0 आवर के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, कहाँ से हुई थी? देखिए सबसे पहले कि 1857 की जो क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी ना, 20वीं, याद रखिए 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी, ठीक है ना। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से हुई थी। ये 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति की, तो देखिए इस समय भारत के क्वेश्चन आता है कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, कैनिंग बोलते हैं। कैनिंग था उस समय भारत के वायसराय। इस समय क्या हुआ था? एक क्वेश्चन ये आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन, इसको याद रखिएगा, पाल्मस्टन। पाल्मस्टन जो थे वो क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेकिन किस पार्टी से थे? तो ये थे लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से थे? तो ये लिबरल पार्टी से संबंधित थे, ठीक है ना। और याद रखिए 1857 की जब क्रांति हुआ था ना, तो इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चपाती यानी कि रोटी था। इसके प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी था। और याद रखें खिलता हुआ कमल, और क्या था? खिलता हुआ कमल इसका प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स आता है कि मंगल पांडे जो थे ना, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन है? तो महात्मा गांधी। और फिनिक्स बस्ती की स्थापना ना 1904 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना किए थे, ठीक है ना। और एक और यहाँ पे एक रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में सुनिएगा। देखिए विश्व भारती की स्थापना 1921 में, विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, तो याद रखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में ना कौन सा विकल्प आपका सही है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो ये आपका सही है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 में, देखिए 1941 में से शुरू हुआ था इसका दूसरा चरण, लेकिन कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका दूसरा चरण हुआ था स्टार्ट हुआ था फिर 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तो सुनिए थोड़ा सा। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का ना जो विचार दिए थे, जो विचारधारा जो हुआ था गांधी जी ने दिया था। गांधी जी ने क्या हुआ था कि व्यक्तिगत जो सत्याग्रह का विचारधारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। और ये कब किया गया था? तो 17 अक्टूबर, सुनिएगा 17 अक्टूबर 1940 को क्या हुआ था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी 17 अक्टूबर 1940 को। और इसके पहले सत्याग्रह, यही भी क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिए विनोबा भावे जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तो याद रखिए ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे, ब्रह्मदत्त थे, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मैं इस यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है? देखिए अब इटली के एकीकरण से संबंधित है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से अगर हम बात करते हैं कि इटली के एकीकरण, तो याद रखिए इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में। इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सुनिएगा कि इटली का एकीकरण हुआ था 1871 में हुआ था, ठीक है ना। और 1871 में हुआ था ना, तो इसके एकीकरण में कौन कौन थे? तो सुनिएगा इसके एकीकरण में थे जोसेफ मेजनी थे, ठीक है, जोसेफ मेजनी थे, काउंट काबूर थे, और याद रखिए गैरी बाल्डी। और याद रखिए कौन है? तो गैरी बाल्डी थे, सुनिएगा गैरी बाल्डी थे, ठीक है ना, गैरी बाल्डी थे, ये थे। इनका अहम योगदान था। और याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं इनका विक्टर एमेनुअल का, तो याद रखिएगा कि ये जो मतलब कि जो इस इटली का जो एकीकरण हुआ था ना वो सार्डिनिया में हुआ था। मैं आंसर बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसका इटली का जो एकीकरण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो सार्डिनिया में। कहाँ पे हुआ था? तो सार्डिनिया में इटली का एकीकरण हुआ था, सार्डिनिया राज्य में हुआ था। और इसके शासक कौन थे? तो यही थे विक्टर एमेनुअल थे, ठीक है ना, विक्टर एमेनुअल थे। तो इनका सभी का संबंध है, लेकिन याद रखिएगा कि मेटरनिक का संबंध यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। देखिए
निम्नलिखित से कौन सा इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, तो मेटरनिक जो है वो इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। तो यस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, बहुत सारे पहले एनालिसिस करने के बाद मैं इस पॉइंट को आपको बता रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके प्रैक्टिस बहुत सारे हम पहले इसको अच्छे से एनालिसिस किया हूँ, और जहाँ से लगता है कि क्वेश्चन आपका बन सकता है फ्रेंड्स, वही पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। और याद रखिएगा, अभी तक मैं जितना पॉइंट बताया हूँ ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके हर एक एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन बने हैं, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन पॉइंट बता रहा हूँ वो एक तरह से बहुत अपने आप में अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट 2 में ना, इसमें बहुत सारे गलतियों को मैं देखा हूँ, तो जहाँ पे लगा है कि यहाँ पे गलती है तो मैं इसको सुधारा हूँ। आपको बहुत सारे यूट्यूब में डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ आपके अपने यूट्यूब पीसीएस, इसका नाम ही है पीसीएस लेवल, तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से कंटेंट को प्रोवाइड करता हूँ। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं गलती न बताऊँ आप लोग को। फ्रेंड्स प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ को देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, मेटरनिक होगा, आप इसको देख लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। देखिए, राष्ट्र संघ की बात करते हैं ना, तो इसकी स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है ना। और राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था ना, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच में, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके बाद ना अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए ना, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। 31 नंबर के सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली को किस देश से ग्रहण किया गया, तो ये ब्रिटेन से किया गया, ब्रिटेन से, जिसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव की जीत प्रक्रिया जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। देखिए, अगर हम 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और याद रखिएगा, ये राज्य विधानमंडल और पंचायत, यानी कि राज्य विधानमंडल से, और ये पंचायत से क्या है, राज्य विधानमंडल या विधानसभा रहेगा, राज्य विधानमंडल और पंचायत से को ये क्या करती है, ये शक्तियों का विभाजन करती है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में ना, इसमें विषय पूछता है तो 29 विषय है, इसमें 29 है। और 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम है, नगर निगम, ध्यान रखिएगा। और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ना ये पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और याद रखिएगा, जब ये 11वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया था 1992 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो पी भी नरसिम्हा राव, पी नरसिम्हा, लिखिएगा इसको, पी नरसिम्हा राव जो थे वो क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, 33 नंबर की, निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। सुनिएगा, निवारक निरोध कानून जो उल्लेखित है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये उल्लेखित है। और याद रखिएगा, निवारक निरोध कानून ये अनुच्छेद 22 में है, अनुच्छेद किस में है, तो 22 में वर्णित है। 34 नंबर है क्या क्या, अनुच्छेद 42 राज्य को राज्य को शक्ति प्रदान करता है। तो ये शक्ति जो प्रदान करता है फ्रेंड्स, वो क्या करता है, तो याद रखिएगा कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, ये आपके अनुच्छेद 42 ये करता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये आपके अनुच्छेद 43 में है। अनुच्छेद 43 में कहा गया कि कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास, सहकारी समितियों का उन्नयन, सुनिएगा, सहकारी समितियों का उन्नयन ये कहा गया किसमें, तो अनुच्छेद 43 के क्लाउज ख में कहा गया, 43 के क्लाउज ख में कहा गया है, ठीक है ना। अब देखिए, एक है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो अनुच्छेद 39 में 39 में कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला 35 नंबर की, राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होते हैं, तो राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं। याद रखिए, अनुच्छेद 163 में कहा गया, अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिमंडल होगा, और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा, तो मुख्यमंत्री होगा। अगला 36 नंबर की, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत में महिलाओं को पहली बार जो वोट दिया गया था ना, 1926 में दिया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने वाला राज्य कौन है, तो न्यूजीलैंड। कौन है राज्य, कौन देश है, तो न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड जो देश है वो विश्व में सबसे पहली बार महिला को वोट देने का अधिकार दिया था। कब, तो 1893 में, 1893 में, 1893 में क्या हुआ था कि न्यूजीलैंड मतलब कि वोट देने का अधिकार दिया था, और उसके बाद महिलाओं को भारत में 1926 में। 37 नंबर है कि इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, प्रारूपण समिति के सदस्य कौन नहीं थे, तो बी एन राव जो थे ये प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। अगर हम बात करते हैं वी एन राव कौन थे, तो संवैधानिक, यानी कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वी एन राव थे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, ठीक है ना। इसमें 7 सदस्य, क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य। इसका नाम सुनिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ,
भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। एन गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णाचार्य ये थे। ये सब क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे, 7 थे। ठीक है, अगला आपका 38 नंबर कि निम्न से कौन सा राज्य सूची के विषय नहीं है? पुलिस है, न्याय है, जल है। सीमा कर जो राज्य सूची का विषय नहीं है, ये जो है ना आपका संघ सूची का विषय, संघ सूची का विषय है। अगला आपका 39 नंबर के निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उनके कार्यवाही में भाग लेने तथा संसद में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है तो किसे है? तो याद रखिएगा ये है आपको महान्यायवादी को। याद रखिएगा महान्यायवादी का पद ना अनुच्छेद 88 में बताया गया, अनुच्छेद 88 में बताया गया है और कहा गया है कि महान्यायवादी को ये प्रावधान है कि बिना किसी मतलब सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी वो सदन में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इनको ना मत देने का अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार इनको नहीं है। और याद रखिएगा महान्यायवादी की बात करते हैं ना तो इनकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति करते हैं। हमारे देश के क्या करते हैं? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और याद रखिएगा महान्यायवादी से कि महान्यायवादी जो है ना भारत सरकार के सबसे बड़े विधि अधिकारी। क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो यही वकील होते हैं। कौन? तो महान्यायवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारिता के श्रेणी में नहीं आता? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। देखिए कौन मामला नहीं आता है? देखिए अगर हम बात करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राज्यीय जल विवाद ये नहीं आता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव विवाद ये आता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद ये भी आप सुप्रीम कोर्ट देखता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच का विवाद ये भी सुप्रीम कोर्ट देखता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं ना कि उच्चतम न्यायालय में जो मूल अधिकारिता की चर्चा है ना अनुच्छेद 131 में है। मूल अधिकारिता की चर्चा किसमें? तो अनुच्छेद 131 में है। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर के निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो सुनिएगा ध्यान से, किसमें सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक में जो राज्यसभा की सीट है ना वो 18 है, बिहार में 16 है और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। ठीक है ना। कर्नाटक में कितना है? तो 12 है राज्यसभा सीट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर की केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया है? तो सुनिएगा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन किया गया है वह 1985 में किया गया, 1985 में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जब ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जब गठन किया गया 1985 में तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री। और याद रखिएगा जो प्रशासनिक अधिकरण का जो गठन किया गया था ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 323 के ए में प्रावधान है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिनियम का गठन 1985 में किया गया था, इसका ये प्रावधान है अनुच्छेद 323 के ए में। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर की प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? देखिए प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में ना मीनू मसानी को किया गया था। कब? तो 1967 में, यानी कि 1967 में किया गया था। और याद रखिएगा लोक लेखा समिति को ना मतलब कि लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं लोक लेखा समिति को। और याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में ना कुल ना 22 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा जिसमें 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर की किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो उपयुक्त मापदंड जो होता है ना वो क्या होता है? तो इसका मापदंड होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। मतलब क्या? देखिए प्रति व्यक्ति आय होता है। तो अब देखिए अगर बात करते हैं ना विकसित देशों का प्रति व्यक्ति आय ना अधिक होता है। कोई अगर विकसित देश है तो उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, और जबकि विकासशील देश में ना प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कि कम होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो ये माना जाता है साइमन कुजनेट्स को। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर। देखिएगा कि प्राथमिक घाटा क्या है? तो देखिए प्राथमिक घाटा जो है ना राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटा कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या कि गिनी गुणांक नहीं हो जाएगा, मिनी गुणांक नहीं होगा, गिनी गुणांक होगा। गिनी गुणांक विधि क्या है? तो देखिए गिनी गुणांक जो है ना ये आपका ना एक आय का विषमता की माप का गुणांक है। ठीक है ना। और याद रखिएगा गिनी गुणांक को 1912 में, सुनिएगा गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी ने विकसित किया था गिनी गुणांक को। ये कोरेडो जो गिनी है इटली के हैं।
अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याह्न कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य आहार मतलब जो मिड डे मील जो भोजन है उसको कब शुरुआत किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। 49 नंबर की, सरकारी नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। सार्वजनिक बैंक वे बैंक है जिनमें सरकारी, सार्वजनिक कर लीजिएगा, सरकारी नहीं, इसको बोलेंगे सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक, ठीक है, याद रखिएगा, ये सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। सार्वजनिक बैंक वे बैंक है जिनमें सरकार की धारिता होती है। तो सरकार की जो धारिता होती है ना, याद रखिए 51% से अधिक होती है। 50 नंबर की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? याद रखिए, किसान क्रेडिट योजना की जो शुरुआत की गई थी ना, वो यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था, यशवंत सिन्हा। और इसको ना अगस्त 1998 में इसकी शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई थी। और उसका मैं तत्कालीन जो वित्त मंत्री कौन थे ना, यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा ये तत्कालीन क्या थे? तत्कालीन वित्त मंत्री थे। अगला 51 नंबर की, सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पदार्थ मतलब पाया जाता है। तो सुनिएगा, सार्कोप्लाज्मा नामक तरल पदार्थ जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपके कहाँ? तो याद रखिए पेशी उत्तक में पाया जाता है, पेशी उत्तक में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो सार्कोप्लाज्मा जो तरल नामक जो तरल उत्तक होते हैं ना, ये मुख्य रूप से ना काम मतलब कि काम जीवों को प्रचलन में मदद करता है, जीवों के प्रचलन में क्या करता है? मदद करता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि महाधमनी निकलती है, देखिए महाधमनी निकलती है ना बाएं नीले से, बाएं नीले से, याद रखिएगा, बाएं नीले से जो होता है ना, बाएं नीले से ना शुद्ध रक्त महाधमनी होते हुए शरीर के सभी धमनियों में जाती है। और ये जो धमनियाँ जो होती है ना, शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर, सुनिएगा कि मेटाकार्पल्स अस्थि पाई जाती है। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए मेटाकार्पस जो अस्थि होती है ना, ये हथेली में पाई जाती है, लेकिन कलाई में जो है ना कार्पस सुनिएगा, कार्पस जो होते हैं ना वो कहाँ पाए जाते हैं? कार्पस जो होते हैं वो कलाई में पाए जाते हैं, लेकिन मेटाकार्पस पाए जाते हैं हथेली में, ठीक है ना। अब देखिएगा फैलेंजेज इसको लिखिएगा, फैलेंजेज जो होते हैं ना, फैलेंजेज ये पाए जाते हैं उंगली में। फैलेंजेज कहाँ पाए जाते हैं? तो उंगली में पाया जाता है फैलेंजेज, ठीक है ना। और फीमर और जो टिबिया होते हैं पैर में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पूरा स्वतः ग्रंथि भाग है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड किसका भाग है? तो ये आपके ना नर जनन तंत्र के भाग है, नर जनन तंत्र के, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें निकलने वाला जो एंजाइम होता है ना, अम्लीय प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। अगला 55 नंबर की, नीलहरित शैवाल किस जगत के जीव हैं? तो सुनिएगा, नीलहरित शैवाल जो है ना किस जगत के जीव है? तो ये जो है आपके मोनेरा जगत के, मोनेरा, याद रखिएगा कि ये जो नीलहरित शैवाल जो है एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, ठीक है ना। और ये क्या है? मोनेरा जगत के जीव है। 56 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये पेचिश जो होता है ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। सिफिलिस, प्लेग, टेटनस, ये अब सभी होते हैं जीवाणु के कारण होते हैं। अगला 57 नंबर की, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है? आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा। अगला 58 नंबर की, श्वेत रक्त कण WBC का निर्माण कहाँ होता है? देखिए WBC का जो निर्माण होता है वो लिम्फोनोड, यकृत, प्लीहा, ये सभी में, और अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा बोन मैरो में भी होता है, यानी कि सभी में होता है। और याद रखिए WBC यानी कि श्वेत रक्तकण का जो जीवन काल होता है ना, 2 से 4 दिन तक होता है, 2 से 4 दिन तक होता है। और इसकी मृत्यु उसके बाद रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? कि रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है। 59 नंबर की, निम्नलिखित में से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? तो देखिए प्रकाश विद्युत सेल जो होता है ना, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश विद्युत। अब मोमबत्ती की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत सेल को तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रकाश विद्युत सेल का तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 60 नंबर की, एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। अगला आपका 61 का सी नंबर देखिएगा, 61 नंबर देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम से उत्पन्न नहीं की जा सकती है? देखिए अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है ना, ये द्रव के भीतर उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ना ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो जाती है, द्रव के ऊपरी सतह पर और ठोस में ही की जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके भीतर ना गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं, तो गैस में क्या, द्रव में और गैस में क्या होता है कि अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं होती है। अगला 62 नंबर की, यदि वायु ध्वनि की चाल की दिशा में वह रही मतलब कि बह रही हो तो ध्वनि की चाल और तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके तीव्रता पे ना क्या होगा कि दोनों क्या होगा कि बढ़ जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 63 नंबर की, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल के कम हो तो इस स्थिति पर वस्तु क्या होगा? तो इस स्थिति पर जो वस्तु होंगे ना, वो कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और कुछ वस्तु तैरती रहती है। तो यहाँ पे समझिएगा एक पॉइंट को, देखिएगा क्वेश्चन है कि जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावक बल को कम हो तो उस स्थिति पर वस्तु क्या होगा? जब कम होगा ना, कम होगा मतलब वस्तु का अगर कम होगा तो क्या होगा कि कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है और वस्तु में तैरती रहती है। अब एक और समझिएगा कि यदि
अगर जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होगा ना तो वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तो वस्तु में द्रव की सतह पे नीचे तैरती है, नीचे क्या होती है, तैरती है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 64 नंबर की अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो याद रखिए उसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनता है। अगला 65 नंबर की कैथोड किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो सुनिएगा ये किरणें गैसों के आयनीकृत कर देती है, आपका सही है। जब ये किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ये किरणें धनावेशित होती है, आपका गलत है। देखिए ये किरणें ना ऋणावेशित होते हैं, ऋणावेशित होते, धनावेशित नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। और ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करती है, तो ये भी सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 66 नंबर, सुनिएगा कि ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT है एक, तो TNT क्या है, तो याद रखिए TNT एक प्रकार का क्या है, तो विस्फोटक है, विस्फोटक। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर की कोलाइडी विलयन को किस विधि होगा, तिथि गलत है, किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो कोलाइडी विलयन को जो शुद्ध किया जाता है ना वो अपोहन विधि से, अपोहन विधि। 68 नंबर की फिटकेरी किस तत्व का यौगिक है, तो फिटकेरी जो है आपके वो आपके पोटेशियम का तत्व है, याद रखिए पोटेशियम, याद रखिए क्या है, तो पोटेशियम का एक तत्व यौगिक है। और याद रखिएगा फिटकेरी का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटाश एलम, क्वेश्चन आता है पोटाश एलम, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि फिटकेरी का रासायनिक नाम क्या है, तो पोटाश एलम इसका रासायनिक नाम है। 69 नंबर की गैसोहोल मिश्रण, तो गैसोहोल किसका मिश्रण है, तो गैसोहोल जो मिश्रण है वो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण है गैसोहोल। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर की जब सीमेंट के साथ बालू व जल को मिलाया जाता है तो इस मिश्रण को क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसमें समझाते हैं कि जब सीमेंट के साथ बालू व जल, केवल बालू और जल को मिलाना तो इसको मोटार कहते हैं, मोटार। लेकिन ध्यान रखिएगा जब सीमेंट के साथ बालू जल और छोटे कंकड़ को मिलाया जाए तो उसको कंक्रीट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, आप लोग समझ जाइएगा। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है, तो देखिए फिनॉल है, आयोडीन है और इथाइल अल्कोहल है। लेकिन देखो क्रोसिन जो है ना, क्रोसिन ये आपका एंटीसेप्टिक नहीं है, क्रोसिन जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्रोसिन जो है आपके एंटीसेप्टिक नहीं है, क्रोसिन जो है ना आपके ये आपके एंटीपायरेटिक्स है, एंटी सुनिएगा, क्रोसिन जो है आपके एंटीपायरेटिक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। 72 नंबर कांच घुलनशील होता है, तो देखिए कांच जो घुलनशील होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, क्लोरिक नहीं हाइड्रोफ्लोरिक होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला 73 नंबर की स्टेट फॉर्म द हार्ट किसकी रचना है, तो याद रखिए स्टेट फॉर्म द हार्ट जो रचना है वो कपिल देव की रचना है। 74 नंबर है क्या कि देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अगला 75 नंबर की यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, देखिए यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य है ना, यूनिसेफ का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, 73 का फ्रेंड्स 74 का हो जाएगा, 74 का ये हो गया, 75 का हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है, तो बाल स्वास्थ्य पोषण टीकाकरण इत्यादि गतिविधि उपलब्ध करवाना होता है। आगे देखिए अभी यूनिसेफ की बात करते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था, ये लिख लीजिएगा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का क्या हुआ था, स्थापना। इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। 77 नंबर के भारत रत्न विजेता सत्यजीत जे का संबंध किससे है, मतलब कि सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा इनका जो संबंध है ना वो कला से है। और याद रखिए सत्यजीत रे को ना भारत रत्न 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर की डिसेंट ऑफ मैन किन की रचना है, तो डिसेंट ऑफ मैन जो रचना है वो आपके चार्ल्स डार्विन के। अगला है 79 नंबर की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में किसने सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया था, तो रूस ने सर्वाधिक बार क्या किया था कि वीटो का प्रयोग किया था। और याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ना 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और आपका UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम होते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का था। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्षों का, अनिश्चित काल के लिए होता है। 80 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा घास का पर्यायवाची शब्द है, देखिए कौन सा है पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। साध है, तृण है, ध्रुवा है, लेकिन नवनीत नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं इसका PDF भी भेज दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। 81 का ऑप्शन हो जाएगा B, ठीक है ना, 82 का हो जाएगा A, 83 का हो जाएगा A, 84 का फ्रेंड्स हो जाएगा आपका C, 85 का इसका आंसर हो जाएगा, 85 का हो जाएगा A, और उसके बाद 85 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो कहाँ पे किया गया है, तो सुनिएगा इसको किया गया तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर की 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 दिया गया, इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है, तो बेस्ट एक्टर का खिताब जो दिया गया है वो दिया गया है एड्रियन ब्रेडी, याद रखिएगा
एड्रियन ब्रोडी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की जनवरी 2025 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 85 है, 85। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर के हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप दिवस मनाते हैं हम लोग 16 जनवरी को, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला 90 नंबर के हाल ही में जारी विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में ओवरऑल श्रेणी में भारत किस स्थान पे है, तो भारत का स्थान है 25। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर की हाल ही में भारत में अपने स्पैडेक्स मिशन के तहत स्पेस डॉकिंग करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो विश्व का ये चौथा देश बन गया है। 92 नंबर की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व के किस स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे ब्राजील है। ठीक है। अगला 92 नंबर की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है वो अमिताभ कांत है। 94 नंबर की किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, तो 25 जनवरी को। ठीक है ना। 95 नंबर की हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, तो चौथा स्थान है। ठीक है ना, चौथा स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 96 नंबर की जनवरी 2025 में भारत में किन दो शहरों को आर्द्रभूमि शहरों को वैश्विक सूची में शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा इंदौर और उदयपुर को। अगला 97 नंबर की हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखिए नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में, जगदीश सिंह से खेहर को लोकसभा के क्षेत्र में, ये भी सही है। रजनीकांत लाखिया कला और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम कला, ये भी है। वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा, इन सभी को दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर के ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2024 के पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो याद रखिए इसके विजेता जो है वो कौन है, तो जैनिक सीनर है। 99 नंबर है कि नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय व्यवस्था सूचकांक 2025 जारी किया। इसमें शीर्ष राज्य कौन सा है, तो शीर्ष राज्य जो है वो उड़ीसा है। शीर्ष कौन रहा है, तो उड़ीसा रहा है। 100 नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस मैदान से उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है, तो ये किया है जनता मैदान से, उड़ीसा के जनता मैदान से। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और हाँ, पीसेस मेकर पे अगर फर्स्ट टाइम देखे होंगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फ्रेंड्स आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपको ये हर एक वीक में एक ये फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे आपको होमवर्क सीरीज चलता है, सैटरडे को मास्टर वीडियो और संडे को ये फ्रेंड्स आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है फुल मॉक टेस्ट। तो प्लीज़ पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।